अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि किस बारे में है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग साइप्रस टू इटली कैसे आते हैं। जो सब लोग सबसे पहले जब आप साइप्रस में होते हैं तो आपकी जब इमिग्रेशन होती है उसके 1 या 2 मंथ बाद आपको पिंक कार्ड मिल जाता है। ठीक है, जब आपको पिंक कार्ड मिल जाता है तो उस पिंक कार्ड की बेस के ऊपर आप लोग कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें आप जा सकते हैं, या फिर एजेंट आपको अपनी सेटिंग के ज़रिए उस कंट्री में भेजते हैं। जिन कंट्रीज़ में मकदोनिया, सर्बिया और अल्बानिया, इस तरह की कंट्रीज़ आती हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं लेकिन शेंजन कंट्रीज़ नहीं हैं, उन कंट्रीज़ में आप साइप्रस के कार्ड के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन शेंजन कंट्रीज़ में आप नहीं जा सकते। अब बोस्निया में भी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि काफ़ी बच्चे जाते हैं और वापस नहीं आते, इस वजह से वो एंट्री नहीं देते और एजेंट के थ्रू हमें उसको वहाँ पर पेमेंट करके हमें जाना पड़ता है। मतलब कि एजेंट हमें करना पड़ता है, सेटिंग जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले जब हम साइप्रस में होते हैं तो साइप्रस लारनाका एयरपोर्ट से हमें मकदोनिया स्कोपजे यहाँ पर लाया जाता है। जब हम मकदोनिया स्कोपजे पहुँच जाते हैं तो यहाँ से हमें एक टैक्सी आती है जो रिसीव करती है। वो रिसीव करके हमें होटल्स पर ले जाती है। उधर होटल पर ले जाने के बाद हमारी कुछ पेमेंट्स वगैरह क्लियर होती हैं, हम उधर 1-2 दिन स्टे करते हैं। उसके बाद एजेंट हमसे कांटेक्ट करता है कि आप लोग मतलब कि आप लोग रेडी हो जाएं, कल सुबह हम आपको निकाल देंगे, कल शाम को निकाल देंगे। तो तकरीबन हम एक दिन हमने स्टे किया। नेक्स्ट दिन जब 4-5 बजे एजेंट ने हमको कहा कि आप लोग रेडी हो जाएं, तो हम रेडी हो गए। तो रेडी होकर जब हम लोग एक टैक्सी आ गई, उस टैक्सी ने हमें पिक किया। तो वो तकरीबन कुछ देर चलाने के बाद उसने हमें एक जगह पर ले गया, मकदूनिया से कोसोवो के बॉर्डर पर। वहाँ पे उसने हमें उतार दिया और एक साइड पे करके उसने हमें उतारा। एक जंगल सा, एक छोटा सा जंगल सा था साइड पे, और साइड पे ही रोड जा रहा था। तो रोड जा रहा था, रोड के साथ साथ दरख्त थे। आप दरख्तों के पीछे पीछे चलते रहे, रोड से आपको कोई आदमी या कोई भी चीज़ देख नहीं सकती थी। वहाँ पे एक आदमी आया, वो उसने हमें लाइट वगैरह सामने ऑन की तो हमें नज़र आ गया वो आदमी। मैं और मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, तो हम दोनों उसके साथ चलते गए। तो थोड़ा सा ही चले हैं, ट्रेन की पटरी थी, उसके साथ साथ चलते गए। आगे थोड़ा सा साइड पे करके मतलब कि 10-15 मिनट की वॉक के बाद वहाँ पे कार खड़ी थी उसकी, उस कार में हम बैठ गए। जब हम उस कार में बैठ गए हैं तो उसने कार चला रखी है। तो अब हम कोसोवो में एंटर हो चुके थे। अब हमने जाना था सर्बिया के बॉर्डर पर। तो इसी तरह हमें जब वो लेकर गया है तो यहाँ से वो हमें लेकर चला गया है। मतलब ये गाड़ी चली है काफ़ी देर, वो गाड़ी चलाता रहा, तकरीबन आधा घंटा घंटा गाड़ी चलती रही है। तो उसने हमें उतार दिया है एक जगह पर, मोटरवे की साइड पर ही, कहा कि एक और गाड़ी आएगी वो तुम्हें ले जाएगी। हम काफ़ी देर उधर बैठे रहे हैं लेकिन कोई और गाड़ी नहीं आई, वही दोबारा हमें लेने आ गया। तो जब वो हमें दोबारा लेने आया है तो उसके बाद उसने हमें दोबारा अंदर बिठाया। आधा घंटा हमने उधर वेट किया, आधा घंटा घंटा। उसके बाद उसने हमें दोबारा बिठाया और वो हमें नेक्स्ट बॉर्डर की तरफ लेके गया। वहाँ पे जब वो हमें ले गया, ऐसे ही एक चेक पोस्ट थी सामने, उससे उसने हमें पहले उतार दिया था। उसने हमें पहले उतारा और वहाँ पे एक ढलवान सी थी, पहाड़ी एक साइड से उतर रही थी और दूसरी साइड से ऊपर जा रही थी, उसके दरमियान में चेक पोस्ट थी। तो बेसिकली उस चेक पोस्ट से बचने के लिए ये हमें नीचे से ले जाकर दूसरे रोड की तरफ, मतलब सर्बिया की तरफ एंटर करवा देते थे। इसी तरह मैं और मेरा दोस्त थे, उसने हमें उतारा और कहा कि एक आदमी सामने लाइट लेकर खड़ा हुआ था। हर वक्त जब भी आप किसी भी अच्छे एजेंट के थ्रू आते हैं तो आपके साथ हमेशा एक ढोंकर होता है जो आपको गाइड करता है या आपको लेके जाता है। ठीक है, तो उस दौरान वो एक आदमी आया, वो हमें वहाँ से नीचे ले गया। वहाँ काफ़ी ढलवान होती है, इंसान स्लिप भी हो सकता है। वो हमें नीचे ले गया वहाँ से जब हम नीचे गए हैं तो नीचे जाने के बाद वहाँ से एक हल्का सा पानी वगैरह भी था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो लाइट भी नहीं चलानी होती, रात का वक्त था कि किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि ऊपर चेक पोस्ट वगैरह भी होती हैं। तो इस तरह करके हम नीचे गए। फिर दूसरी साइड से ऊपर जाना था और वो भी ये टहनियाँ, दरख्त की टहनियों को पकड़ 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 कर ऊपर जाना था। तो वहाँ से जब हम टहनियों को पकड़ के ऊपर गए हैं तो वहाँ पे काफ़ी और लड़के भी खड़े हुए थे। वहाँ पे एक सोफ़ा सा पड़ा होता है, काफ़ी लोग उसको पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं। मतलब एक तरफ से पहाड़ी नीचे जा रही है और दूसरी तरफ से ऊपर जा रही है। तो इसी तरह जब हम ऊपर चढ़ जाते हैं तो ये हम अब सर्बिया में एंटर हो चुके हैं। ठीक है,
तो फिर सर्बिया में एंटर हो जाते हैं तो हमें एक गाड़ी वाला पिक कर लेता है, वो गाड़ी में हम बैठ जाते हैं, वो गाड़ी चलाने लग जाता है। ठीक है, हम सर्बिया में एंटर हो जाते हैं। बेसिकली ना मकदोनिया, कोसोवो, सर्बिया, यहाँ तक कोई मसला नहीं होता। इसके बाद भी मतलब कई लोग आपको बताते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया। किस्मत की भी बात है इंसान के साथ, क्योंकि ये एक, कभी भी मैं ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह आएँ, लेकिन ये उस तरह का मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। तो इसी तरह वहाँ से जब हम बैठ गए तो वो सर्बिया से अब उसने हमें ले जाकर बस स्टॉप पर उतारना था और वहाँ से हमने बेलग्रेड की बस लेनी थी। ठीक है, तो बेलग्रेड का सफ़र होता है तकरीबन 4-5 घंटे का बेलग्रेड का सफ़र होता है जो हम बस पे करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब हम इस दौरान टैक्सी में हमने उससे हमारी सिम जो सी होती है वो वर्क करना छोड़ जाती है, तो हम वो हमें सिम देता है जिसके वो 20 या 25 यूरो लेता है। सब के साथ ऐसे ही होता है, वो आपसे एक सिम लेते हैं, आप 2 सिम लेते हैं मिलकर, वो आपको 20 या 25 यूरो दे देते। आपने उसको पे करना है, वो आपको सिम दे देगा जो सर्बिया में चलेगी। अब वो सिम ले लेते हैं, अपने एजेंट से कनेक्ट करते हैं कि हम लोग इस जगह पे पहुंच गए, वो आपको बस स्टॉप पे उतार देते हैं। तो इस दौरान हमारे पास पासपोर्ट भी हमारे मौजूद थे और पिन कार्ड भी मौजूद था, और रास्ते पे हमें पुलिस वालों ने एक जगह रोक भी लिया और पासपोर्ट भी लिया हमसे टैक्सी के दौरान ही, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। शायद उसकी हमारी किस्मत अच्छी थी या जो भी वजह थी इस बात का मुझे नहीं पता। तो शायद यूरोप का वीज़ा लगा हुआ था, इसकी वजह से सर्बिया वालों ने इतना गौर नहीं किया, तो हमें इस तरह करके वहाँ से हम बच गए और वहाँ पे हमें बस स्टॉप पर उतार दिया। तो हम तकरीबन 11-12 बजे पहुँचे थे उधर, 12-1 बजे उधर हम पहुँचे बस स्टॉप पे। उसने हमें उतार दिया और कहा अभी बस आ रही है, 1 घंटे में वो आपको ले लेगी। लेकिन बस तो सुबह तक आ ही नहीं रही थी। तो लेकिन 2-3 घंटे हम उधर बैठे रहे हैं, तो 2-3 घंटे के बाद एक बस आ गई है जो बेलग्रेड के लिए थी। उसका टिकट तकरीबन 35 यूरो का था, वो हमने एक टिकट लिया है और टिकट लेने के बाद हम बस में बैठ गए हैं। ठीक है, तो 30 से 35 मिनट बस चली है तो हम बेलग्रेड पहुंच गए हैं। ठीक है, बेसिकली ना मैं आप लोगों को शॉर्ट स्टोरी में बताऊंगा कि हम लोग कैसे पहुंचे हैं, तकरीबन सारी चीज़ें भी कवर हो जाएं और आपको ज़्यादा लंबी कोई वीडियो भी ना देखनी पड़े। तो हम ये पहुंच जाते हैं, क्या नाम, बेलग्रेड पहुंच गए। वहाँ पे जब हम उतरे हैं तो हमारे एजेंट ने कहा, कई लोग बेलग्रेड में स्टे भी करते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं तुम लोग आज ही आगे जाओगे। तो इसी तरह जब हम बेलग्रेड में उतरे हैं वहाँ से फिर हमने एक और बस ली है। कुछ देर बैठने के बाद सुबह हो चुकी थी, 7-8 बजे, 8 बजे वाली हमने बस ली है और हम जो सर्बिया और बोस्निया का बॉर्डर था उसके ऊपर जाके उस बस ने हमें उसके नज़दीक उतारा है और हम वहाँ पे एक सर्बिया और बोस्निया के बॉर्डर के दरम्यान एक नहर होती है, वहाँ पर उसने हमें उतार दिया। तो जब हम उसने हमें वहाँ पर उतार दिया है तो उसके उतार देने के बाद हम लोग वहाँ पर काफ़ी देर बैठे रहे हैं, तकरीबन 5-6 घंटे। जब 4 बजे हैं, शाम के 4-5 बजे, तो एक बोट वाला आया, उसने हमें 3-4 लड़कों को ना अंदर डाला है और ले गया। हमारे साथ कुछ 3 और लड़के भी थे, वो उन्हें यही नहीं पता था कि वो किस एजेंट के हैं और वो कहते थे हमें भी साथ ले जाओ, इस तरह करके। वो भी इस तरह भी कई लोगों के साथ हो जाता है, उन्हें पता नहीं होता हम लोगों ने किसके साथ जाना है, हमें किसने लेकर जाना है। तो जब वो हम बैठ के बोट से हमने क्रॉस किया है तो उसके ऊपर हल्की सी इस तरह से ना पहाड़ी सी होती है, क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर हमने चढ़ना है। चढ़ने के बाद साथ में गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी वाला इशारा आपको करता है, आप लोगों ने गाड़ी में बैठ जाना है। जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो वो आपको बैठा कर बोस्तियाँ ले जाएगा। जब वो आपको बोस्तियाँ एजेंट के घर ले जाएगा, वहाँ पे बोस्तियाँ में वो आपको सराजीवो में जो एजेंट का घर होगा उधर आपको वो ले जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमारा एजेंट बहुत अच्छा था, जो उसने बात की थी उसने वो बात पूरी की। एक दफ़ा भी हमारे साथ कोई मसला नहीं हुआ किसी भी किस्म का। तो इस दौरान आपने जब हम लोग मतलब कि कोसोवो से सर्बिया की तरफ जाते हैं, वहाँ पे हमने टैक्सी वाले को पे नहीं करना होता। लेकिन जब हम बोस्निया में होते हैं तो बोस्निया में हमने टैक्सी वाले को पे करना होता है, सर्बिया टू बोस्निया जब जा रहे होते हैं। मतलब कि जब कोसोवो आप बैठते हैं, कोसोवो से आप निकल जाते हैं और सर्बिया के अंदर आप एंटर हो जाते हैं। जो सर्बिया से टैक्सी आपको लेती है और आगे उतारती है बस स्टेशन पे, उसको आपने 150-200 यूरो देना होता है। ये एजेंट नहीं बताते लेकिन आपको देने होते हैं, ये जो ओवरऑल पैसे होते हैं उसमें से कट जाता है ये सारे पैसे। ठीक है, तो
जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो आप बोस्निया उसके घर पहुंच गए हैं, तो जो सी टैक्सी ने आपको बोस्निया से लेकर उसके घर तक लेके गई होती है सराजीवो में, मतलब कि सर्बिया बोस्निया के बॉर्डर से लेकर, वो भी आपसे 150-200 यूरो लेते हैं, वो भी डिडक्ट हो जाते हैं। मतलब कि आपने साथ साथ पेमेंट ज़रूर करनी होती है। तो इस तरह करके जब हम लोग उधर पहुंच जाते हैं, वहाँ पे अब डिपेंड करता है कि आपको आपका एजेंट आपको कितने दिन स्टे करवाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करवाता है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर इस तरह करके आपको वो स्टे करवाता है, 2-3 दिन स्टे करवाता है, उसके बाद आपको लेके जाता है, मतलब कि क्रोशिया में एंटर करवाता है, ठीक है। तो जब आप लोग क्रोशिया में एंटर होना होता है, ये बेसिकली एक मेन बॉर्डर होता है, इससे पहले ना कोई मसला होता है ना इसके बाद कोई मसला होता है। जब आप लोग इधर होते हैं बोस्निया में, तो यहाँ पर ही क्योंकि ये बोस्निया यूरोप में आता है और क्रोशिया शेंजन में आता है, इसकी वजह से काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होती है, बॉर्डर के ऊपर काफ़ी लोग पकड़े जाते हैं। मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्हें पकड़ लिया फिर वापस भेज देते हैं। इस दौरान जो पकड़े जाते हैं बॉर्डर के नज़दीक उस एरिए के दौरान, उनके मोबाइल तोड़ देते हैं, उनके कपड़े जैकेट्स वगैरह ले लेते हैं, उनके जूते के तस्मे निकाल देते हैं। तो ये सब कुछ फेस करना पड़ सकता है इस दौरान, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो हमें जब यहाँ से काफ़ी रास्ते होते हैं जिसके थ्रू एजेंट ले जाते हैं, कोई एक 70 वाला रास्ता है, कोई एक नहर वाला रास्ता है, इस तरह करके एक और रास्ता है जो बिहाई से काफ़ी रास्ते जाते हैं। तो